बक्से में बंद बड़े बड़े लगाओ पे तंग और गंद। कभी कभी करता है मन कर लूं इस बक्से में खुद को बंद। किसम के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। सहने तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से अति शर्म कहने में जो मुझे है बनना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं है ये था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने। जितना पीछा करोगे उतने पड़ेंगे फासले। सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जानते कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे जाएंगे नीचे नहीं भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात को मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे जाएंगे नीचे नहीं भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। नीचे मत देखना पीछे मत मुड़ना खिलाते लोग जिंदा या मुर्दा। जरा सोच कभी तू भी वही था पर तुझमें थी वीरता। हाँ तू ही सही था सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम। अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक लगेगा सिर्फ एक ही जन्म। लपटे उठेगी राख से बस रखना है आगे कदम। पढ़ेंगे पीछे लोग और मारेंगे ताने उनकी मत सुन ये भूखे बेचारे जाने गंजाने के बस खाते हैं ताने। ये लोग खुद को न पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा नहीं समझते सब और लगता है अकेला। तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो मुझे के नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो मुझे के नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। हेलो 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 बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके आज हमारे साथ। 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मुस्कान, निखिल, सुरभि, सफीना, कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, इतने चल रहे हैं। देव, चेतना, मुस्कान, अमन, सुनिधि, नवीन, अंकित, सपना, बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। क्या आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप सभी लोगों की इजाजत है मालिक, जल्दी बताओ। तो आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर शुरू होता है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाएगी आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में सारे सवाल यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो सर क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे पढ़े हम? हमें तो बहुत डर लगता है सर। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं सर हमें तो बहुत डर लगता है, कैसे करें, कब क्या हो जाता है, कौन से रिएजेंट, कौन सी रिएक्शन, कौन सा इफेक्ट, सर समझ नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया हूं। आप सभी लोग की तैयारी एकदम जोरदार चलनी चाहिए क्योंकि अब जो समय आने वाला है, ये समय जब आता है ना, जब ठंड शुरू होती है तो उसके साथ में ना सर्दियां स्टार्ट ही हो गई। सुबह शाम की ठंड हो रही है आजकल, है ना। तो जब सर्दियां शुरू होती है तो ऑर्गेनिक भी शुरू होती है और सर्दियां खत्म होती है तो ऑर्गेनिक भी खत्म होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सारी की सारी चीजें हम जानेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई दिशा देंगे और आपके नीट में ऑर्गेनिक के सारे सवाल सही होने चाहिए, इसके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक का एक भी सवाल गलत ना हो। और यूजुअली जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो ये कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक का एक भी गलत नहीं था। लास्ट ईयर अभी जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ, अभी इस साल के जो बच्चे सेलेक्ट होकर आए, मतलब काफी बच्चे जो मुझे मिले उन्होंने यही बोला कि सर ऑर्गेनिक का एक भी गलत नहीं था। सोच लो अब आप, मतलब ऑर्गेनिक इतना आसान भी है लेकिन टफ भी होता है। टफ किन बच्चों के लिए होता है, आसान किन बच्चों के लिए होता है, उसके बारे में हम अभी बात स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, करें। चलिए, सबसे पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं
सबसे पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अभी मैं ऐसे एक ब्लैंक स्लाइड लगा देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती, पहला सवाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जिस तरीके से जानते हैं वही है बिल्कुल कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर कार्बन की ही केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि आपने पूरी की पूरी एक ब्रांच ही बना दी साइंस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। इतना इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए जीवन कार्बन का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, कार्बन का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन को दुख नहीं देना है, ठीक है, कार्बन का दिल नहीं दुखाना है कभी भी। तो कार्बन की केमिस्ट्री को बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों होता है? अगला सवाल आता है कि कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों, कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों? तो उसका कारण यह है कि ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऐसा होता है। सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को मालिक बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर सेल्फ लिंकिंग क्या होती है? खुद का खुद से बॉन्ड, खुद का खुद से बॉन्ड, है ना, खुद का खुद से बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन बहुत ज्यादा शो करता है और टॉप टू बॉटम पीरियड टेबल में कैटिनेशन डिक्रीज होता है और कार्बन पहला मेंबर है अपनी फैमिली का। ठीक है, तो बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से सेल्फ लिंक हो सकते हैं, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्या कारण है? ड्यू टू टेट्रावैलेंस, ड्यू टू टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंस का मतलब क्या है? चार बॉन्ड बनाता है। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना, क्यों इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो? चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से चार, भाई सेल्फ लिंकिंग भी है और चार चार बॉन्ड बना रहा है। मजा आ गया भाई, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और कोई बहुत पुरानी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 200 साल के आसपास पुरानी आप इसको मान सकते हो। आप बोले सर 200 साल तो बहुत हो गए, इतना भी बहुत नहीं हुए, अभी अभी ताजा ताजा है ये। 200 साल मतलब ताजा मानते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है। आपके सारे सवालों के जवाब आखिरी में देंगे। कई बच्चे कह रहे सर एनसीईआरटी पढ़नी नहीं, सारे सवालों के जवाब लास्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में दिए जाएंगे। क्लियर है एकदम? क्या आपको यह बात क्लियर है? सर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में कैसे आई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में कैसे आई? तो अगर हम कंपाउंड्स को डिफाइन करें, कंपाउंड दो प्रकार के हम बोल दें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूं, अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रकार के कंपाउंड में बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूं। ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होंगे, जैसे जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से ड्राइव होंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होंगे। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं। जब केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया, क्योंकि वैज्ञानिक लोग इतने चालाक थे, है ना, मतलब दिमाग से इतने तेज थे कि उनको पता था अगर हम बच्चों के भरोसे ये छोड़ देंगे ना तो वो कभी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी एक डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको पता था कि बच्चे जो है आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी,
जब बच्चे जो है अपना समय खराब कर रहे होंगे तो उस समय वो दिमाग नहीं लगा पा रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचो कब से सोच लिया था कि एक काम करते हैं, अपन ही बता देते हैं, क्योंकि इनके भरोसे तो हम है नहीं। अगर इनके भरोसे रहेंगे ना तो ये पता नहीं क्या क्या मिक्स कर करा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही क्लासिफिकेशन करके बताया हमको, है ना, कि नॉन लिविंग यानी कि मिनरल और गैसेस से जो ड्राइव होंगे, ऐसा माना जाता था। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। एक बिल्कुल हंस क्या रहे हो यार, सही बात है ये। वैज्ञानिक लोग बहुत चालाक थे भाई, वेरी चालाक ब्रो। हाँ, तो उनको पता था कि आगे आने वाले समय में लोग ना कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर देंगे लोग, तो इसलिए पहले से ही उन्होंने क्लासिफाई करके बता दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, इन्होंने कुछ बोला था, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। इन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। वाइटल का मतलब होता है दैवीय शक्तियां, कोई भी फोर्स, ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां जिसके बारे में नहीं पता। इन्होंने बोला था ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां हैं जिसके बारे में नहीं पता। तो इन्होंने क्या बोला था पता है? इन्होंने थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म ये दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उनके लिए कुछ वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं, कुछ देवीय शक्तियां जिम्मेदार होती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती हैं। क्योंकि उस समय ये थोड़ी पता था कि भाई मतलब प्लांट एनिमल से आप निकाल रहे हो, आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है, पहले नहीं थी उतनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म इन्होंने दी थी। इन्होंने बोला था कि इट इज इंपॉसिबल, इट इज इंपॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने ऐसा बोला था, और इन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जिम्मेदार चीज है वो है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन लोगों के पास उस समय कोई चारा नहीं था, बहुत बड़े आदमी थे ये। उन्होंने कहा मालिक ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, है ना। उस समय लोगों के पास कोई चारा नहीं था ना, उस समय नहीं पता था कुछ चीज। अमित कुमार जी एकदम सही। हाँ, पिक्चर में फिर आते हैं वोलर। बर्जीलियस के टाइम तक नहीं पता था, मतलब लोग मानते थे बर्जीलियस बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई। बर्जीलियस ने बोल दिया, बर्जीलियस बड़े फेमस थे उस टाइम पे, है ना, बोल दिया मतलब मान लिया। अब कोई इफ एंड बट नहीं होगा, कोई दिस दैट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिम्मत करी, और वो इनके स्टूडेंट ही थे, वोलर नाम था उनका। इनके स्टूडेंट थे मालिक वोलर। हाँ बिल्कुल सही चले गए ना, लिखना नहीं है अब, ये चीज लिखनी है क्या तुमको? बताओ, ये लिखोगे क्या? ये थोड़ी नीट में आएगा कि बर्जीलियस ने क्या बोला था। कह रहे हैं आजकल पेपर जैसा आ रहा है, लग रहा है बर्जीलियस के बारे में ना पूछ लें कहीं। ओ भाई, बता, लिखना हो तो बोलो, फिर मैं समय दूं आपको लिखने का। बताओ। कह रहा मालिक अब तो डर लगता है कि हेडिंग से ही सवाल ना आ जाए कहीं। चले आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो जल्दी जल्दी बताओ, शकल मत देखो मेरी, बोलो। बिल्कुल सही बात है फातिमा जी, वोलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा था। वोलर ने एक्चुअली क्या है, एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। वोलर ने क्या करा, अमोनियम साइनेट को हीट करा रहे थे, अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट कराया, और इन्होंने पाया गर्म करने पर यह अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। जी हां, गर्म करने पर यह अपने आप को रीअरेंज करके नाचने लगता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा नाच दो सीओ नाच दो। गर्म करते हो तो नाच जाते हो ना, तो NH2CO NH2 नाच दो सीओ नाच दो, ये यूरिया है, और इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया गर्म करने पर,
तो इसने अपने आप को रीअरेंज करके एक ऐसा कंपाउंड बना लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब भैया बर्जीलियस के पास चले गए ये, वोलर ने बोला सर, वोलर ने कहा सर, बर्जीलियस ने बोला बोलो बेटा। कह रहे हैं जो आप कह रहे थे ना, माफ कीजिएगा, आप जो कह रहे थे वो सही नहीं था। इतने सालों से कह रहे थे, लगभग 1776 या 78 ऐसे आसपास की बात थी बर्जीलियस ने जब बोला था, और ये 1828 की बात चल रही है, 27-28 की। तो उन्होंने कहा सर इतने सालों से आप जो कह रहे थे ना, मैं सही बताऊं, आपने जो है गड़बड़ कर दी थी, हमने बना लिया है। तो बर्जीलियस ने कहा गड़बड़ नहीं की थी, हमें पता नहीं था। भाई होता है ना, उस समय नहीं पता था, लेकिन बाद में जब पता चला तो बर्जीलियस ने वोलर को बोला बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या काम किया है आपने, मजा बांध दिया वोलर भाई। आज मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरे बच्चे ऑर्गेनिक को किसी नई दिशा में ले जा सकते हैं, जैसे आप लोग सिलेक्ट होके हिंदुस्तान को एक नई दिशा में ले जाओगे, डॉक्टर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे ना। हाँ, लेकिन फिर बर्जीलियस तो थे टीचर, और टीचर जो है कुछ ना कुछ तो खेलता खेल। बर्जीलियस ने कहा मुझे बताओ, वोलर ने कहा आओ सर चलते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, हमने जो काम किया है आपको गर्व महसूस होगा। भाई स्टूडेंट तो होता ना, टीचर को गर्व महसूस करा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बर्जीलियस ने इसको देखा, तो बर्जीलियस ने बोला एक, ये तुमने जो किया है हमें समझ में तो आ गया है, अब तुम जाओ। समझ गए। तो बर्जीलियस ने अपने जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उनके साथ मिले, कहेंगे यार मेरे स्टूडेंट ने ना एक बड़ा बहुत बढ़िया काम कर दिया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है। सभी लोगों ने बोला ऐसे कैसे, तो बर्जीलियस ने बताया ऐसे हुआ है। तो वोलर को तो शाबाशी मिली, लेकिन बर्जीलियस ने यहां खेल खेल दिया। बर्जीलियस ने बोला पता है एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, टीचर थे तो दिमाग तो ज्यादा हो गई ना बच्चों से, है ना, मतलब समझ में आ जाता है जल्दी टीचर्स को। ठीक, तो उन्होंने कहा ये अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, तो उन्होंने वहां पर एक शब्द पटक दिया, उन्होंने एक शब्द पटक दिया जिसको बोला गया आइसोमेरिज्म, कि उन्होंने बोला सर ये आइसोमर है, अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, बस ये सारे एटम अपने आप को रीअरेंज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं एक नया शब्द दे देता हूं कि इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोला जा सकता है। उसी के बाद फिर सोचो आइसोमेरिज्म नाम का चैप्टर जो तुम पढ़ते हो ना, वहीं से आया ये। तो बर्जीलियस ने कहा देखो वोलर तुमने किया अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे टीचर, हम भी तो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो उन्होंने बोला आइसोमेरिज्म है ये, ठीक है। तो आइसोमर शब्द का भी यहीं से उत्पत्ति हुई है, प्रकाश में आया है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग। अब यहां से लोगों को समझ में आ गया कि अब कंपाउंड्स बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करा दिए, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनने लगे, और फिर एक समय ऐसा आया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लोगों ने खूब काम किया इसमें। जैसे पिछले 20 साल में फोन पे काम हुआ, वैसे उस समय ऑर्गेनिक पे काम हो रहा था। भाई 20 साल पहले की बात है, बटन वाले फोन आते थे, अब आजकल देखो यूं यूं कर लो, है ना। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि एकदम से क्रांति आ गई जीवन में लोगों के, सब लोग, हर इंसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीएचडी करने लगा था उस टाइम पे, सोच लो अब आप। तो सबने खूब काम किया, बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, और अपने आप में एक ब्रांच ही बन गई है साइंस की कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने कंपाउंड की स्टडी करनी है तो अपने आप में एक ब्रांच बना दो, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो ऑर्गेनिक समझ गए क्या है, कहां से आई, कहां से स्टार्ट हुआ। अब मैं बताता हूं कि ऑर्गेनिक टफ क्यों होती है, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टफ। कठिन क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कठिन इसलिए क्योंकि आप ना इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट तो इसके करते नहीं हो, है ना, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड चीज के पीछे पड़े हो ना। आपको लगता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को नीट करना है, तो इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है तो आपको पढ़ना है। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि डेली 2-2, 3-3 घंटे ऑब्जर्व करते रहो कंपाउंड को, अरे आज तो मजा आएगा, आज तो अपन ने इथाइल क्लोराइड में एल्कोहलिक केवट डाल दिया है, देखते क्या होता है, आज तो हमने फिनॉल में CHCl3 केवट डाला, अब देखते क्या होता है, चलो इसकी जगह CCl4 डाल के। अब इतना थोड़ी टाइम है तुम्हारे पास। तो पहली बात तो आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं होता रिएक्शंस का, और बचपन में हम लैब गए भी थे तो फाइल कंप्लीट करने गए थे, है ना,
बचपन में हम लैब गए थे, तो लैब में ये हमने क्लास में ये देखा था कि कौन 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 सुंदर राइटिंग में लिखता है। तो सुंदर राइटिंग में एक मैडम बैठी रहती थी जो आपकी क्लास में थी, जिनके नंबर 99.5 आ जाते थे, तो भी वो टीचर से लड़ लेती थी कि सर 0.5 कहां से कट गया, मेरे तो 100% आने चाहिए थे। तो उनकी आप फाइल पकड़ते थे और उसी फाइल को पूरा कॉपी पेस्ट, जितना अच्छा उसने नहीं लिखा होगा उतना अच्छा तुमने लिख लिया था। ऐसे तो हमने लैब करी है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा जीवन निकला है, और कह रहे हैं हमारा तो देख कह रहा हमारा जीवन लॉकडाउन में निकला है ना। तो इस तरीके से आपका जीवन निकला है, तो आपको उतना विजुअलाइजेशन पता भी नहीं है कि क्या होता है। ठीक, कलर के नाम पे आपने एक ही एक्सपेरिमेंट कर रखा लैब में KMnO4 का ठीक है। तो पहली बात, आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है इसका। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको थ्योरेटिकली ही डेवलप करने पड़ते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिकल है। कंपाउंड बना बना के चेक कर लो आप क्या बन रहा है, किस में डालें, क्या क्या बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें कि हमें अगर थ्योरेटिकल स्टडी करनी तो भी टफ क्यों होती है, पहला लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है ना। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बस थ्योरी देखे जा रहे हैं, जो थ्योरी चल रही है वो देखे जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपको यहां पर बाकी साइंस की सभी ब्रांच को मिला लें, उतने सवाल यहां आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको यह बोलूं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने लेवल की नहीं है। नीट में अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे ऑर्गेनिक डरावनी है ना, वो डरावनी वाली ऑर्गेनिक नहीं है, आसान वाली ऑर्गेनिक ही आपके सिलेबस में। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के जो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। अगर तुम जैसे अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हमने ABCD काका काका सीखा, आप इंग्लिश बोल रहे हो ABCD सीखते हो, आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो तो टेबल सीखते हो, नंबरिंग सीखते हो, तो वो टूल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टूल होते हैं, बेसिक चीजें, जैसे GOC वगैरह हो गया, UPSC नोमेनक्लेचर हो गया, ये आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब बेसिक टूल होते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं आपकी, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहली बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके सामने जीवन में होती है, आप प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है। दूसरा, लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी अच्छी बात है, ये मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, आप भूल जाओगे। आप रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल ही जाओगे। आप कोई चीज आज पढ़ लो और 1 महीने तक मत पढ़ो, भूल जाओगे आप। हो सकता है बाकी जगह आपको कुछ धुंधला धुंधला याद आए, यहां तो धुंधला भी याद नहीं आएगा यहां तो आपको धुंधला भी याद नहीं आएगा। तो रिवीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको लगातार रिवाइज करते रहना है, डेली जो लेक्चर हो रहा है उसको अटेंड करने के बाद डेली रिवीजन करना है। ठीक है, और जो आपको होमवर्क दिया जाए वो भी करना है। ठीक है, जैसे आपने बोला लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो सर प्रैक्टिस कैसे करें? आपको DPP मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करेंगे हम, DPP करेंगे हम। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक, हम आपको PYQs करवाएंगे। अब PYQs में ऑब्वियसली नीट के तो हम करेंगे, साथ ही साथ हम JEE मेन के भी कवर करेंगे। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। कुछ सोच रहे होंगे सर बस इतना ही कह रहे सर बस इतना ही, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्लास नोट्स, DPP, प्रैक्टिस शीट, होमवर्क, PYQs, नीट और JEE मेन के जो आपके काम के। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, इसके बिना कोई चैप्टर खत्म नहीं मानेंगे। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ये सारे कर लिए, कोई किताब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारे कर लिए, अपने दिल से पूछना, दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या मैंने ये सब कर लिया है? और अगर सब कर लिया है तो अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहना। अब इसके अलावा ये मत मानो, क्योंकि देखो आपको ऐसा लगता है ना, सर हम कब माने कि हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? आपको तो पता नहीं चलता ना, हम कब माने हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? बेटा कब मानोगे आपका चैप्टर रेडी हो गया? जब आप सारे लेक्चर कर लो, DPP सारी कवर, प्रैक्टिस शीट कवर, होमवर्क कवर, PYQs नीट के और JEE मेन के कवर, मान लेना आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, खत्म हो गया है, और आगे अगले वाले चैप्टर पर चले जाओ। ठीक है, इतना आपको करना है। सर NCERT के बारे में क्या ख्याल है? NCERT के बारे में ख्याल हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, NCERT के बारे में ख्याल हम बाद में देंगे। देखो, एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे।
उसके बारे में भी आगे बताएंगे, पहले स्टार्ट तो करें हम, ठीक है। इतना कर लो पहले, इसके बाद एडिशनल चीज क्या हो सकती है आपके लिए वो मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। वो आप जुड़े रहना। सर लैक ऑफ रिवीजन, देखो रिवीजन ये आपको डेली करना है, डेली लेक्चर का रिवीजन करना है, ठीक है। डेली रिवीजन हो सकता है आपका, वीकली रिवीजन करें आप, ठीक है, और मंथली रिवीजन करें। डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, इस सीक्वेंस में रिवीजन करेंगे तो इससे पता क्या फायदा होता है। डेली करते हो तो आप जो डेली पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हो रहा है, वीक में जो पूरे वीक का पढ़ा हुआ है, फिर अगले वीक में पीछे के जितने वीक का पढ़ा हुआ है, फिर मंथ हो गया तो पूरे मंथ का। तो आप ऐसे बहुत बार रिवाइज कर पाओगे अपने, है ना। और ऐसा आप देखोगे धीमे धीमे रिवीजन का टाइम भी कम होता जाएगा। हो सकता है पहले रिवाइज करने में आपको 50 मिनट लगे, लेकिन अगर आपकी ये आदत पड़ गई ना रिवीजन करने की, तो आने वाले समय में आप 10 से 15 मिनट में भी पूरा रिवाइज कर सकते हो एक लेक्चर को, कि हाँ इसमें ये था ये था ये था, ठीक है। तीसरा कारण ऑर्गेनिक टफ होने का, नोट्स ना होना। ये भी एक कारण है कि आपके नोट्स नहीं होते। आप क्या है हवा में पढ़ लेते हो, आपको लगता है हमको आता तो बहुत है, लेकिन जब कुछ पर्टिकुलर चीज फंस जाती है, कोई सवाल फंस जाता है या कहीं आप अटक जाते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कहां देखना है, तो आप तुरंत गूगल यूट्यूब करने लगते हो। ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है, ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है। तो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, है ना, खुद के नोट्स। जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं अगर आप उनसे पूछोगे, वो ये कहते हैं हमारे खुद के नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे जिससे उन्होंने रिवाइज किया था। जहां भी आपको लगता है, देखो अब थोड़ा सा तो तुम्हें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो हर एक बच्चे का लर्निंग पेस अलग अलग होता है, ठीक है, और हमारे पास बहुत वेराइटीज के बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर। तो कोई अगर शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना चाहता है कि मेन पॉइंट लिख ले, कोई शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाना चाहता है कि फॉर्मूले लिख ले, है ना, या कुछ एग्जांपल्स के साथ ऐड कर ले, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से करो कि आपको कैसा अच्छा लगता है। देखो रिवीजन आपको करना है, और खुद की राइटिंग तो समझ लेते हो ना, खुद की राइटिंग सबको समझ में आ जाती है, तो अपनी राइटिंग में ही लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसमें लिखें। लेकिन खुद के नोट्स होने चाहिए और खुद के शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट नहीं होंगे तो पता क्या होता है, जब आपकी कॉपियां भरती ना, अभी तो पहला लेक्चर है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कॉपी की कॉपी भरती जाएंगी, मान लो 3-4 कॉपी भर गई, तो आप 4 कॉपी को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एंड मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम के टाइम की, मान लो पेपर है और आपके 1 हफ्ता बचा हुआ, कैसे रिवीजन करोगे। तो शॉर्ट नोट इसलिए जरूरी है कि जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए होता है, ना, शॉर्ट नोट्स होता है क्विक रिवीजन के लिए, तो जल्दी रिवीजन इससे आपका हो जाता है। और खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, किसी के नहीं चाहिए, हमें खुद के चाहिए, ठीक है, खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्लियर है। तो प्रैक्टिस की कमी, रिवीजन की कमी, नोट्स की कमी, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग। तो आपको मुझसे वादा करना होगा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि सर बैकलॉग नहीं होने देंगे, सर बैकलॉग नहीं होने देंगे। क्यों? अगर बैकलॉग हो गया ना तो वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लिंकिंग है। क्यों? देखो कार्बन बोला था ना तुमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, तो वहीं से आता है। ऑर्गेनिक इतना ज्यादा लिंक है कि अगर तुमने पीछे के लेक्चर को रिवीजन नहीं किया तो हो सकता है आपको आगे वाला लेक्चर समझ ना आए। क्यों? क्योंकि काफी चीजें पीछे के लेक्चर से कनेक्टेड रहती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, तो आप मेरे से ये प्रॉमिस कर दीजिए सर बैकलॉग नहीं होने देना। बैकलॉग अगर हो जाता है ना तो आप लेक्चर के साथ सिंक नहीं हो पाते हो, फिर आपको लगता है ऑर्गेनिक बड़ी टफ जा रही है, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो देखो कुछ चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, आपको समय देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सीखना इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसमें चाहिए समय, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर के अलावा कम से कम 1-1.5 घंटे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। और इस बात की गारंटी है, अगर आप ऑर्गेनिक से प्यार करने लग गए तो आपको ऑर्गेनिक बहुत पसंद आती है और ऑर्गेनिक के सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी यही खासियत है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की यही खासियत है कि अगर आपने घर पे जितना प्रैक्टिस कर ली, जितना रिवीजन कर लिया, जितनी मेहनत कर ली, जब कभी भी पेपर होगा, टेस्ट होगा, तुम बहुत जल्दी सवाल बना लोगे। मतलब 10 मिनट के अंदर 10 सवाल या उससे ज्यादा सवाल किए जा सकते हैं ओसी और आईओसी के, ठीक है, क्लियर है। तो ये बैकलॉग आपको नहीं होने देना है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे ऑर्गेनिक कठिन होने के, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ओएच और अमीन की
डिग्री देख लेंगे, आसान सी चीज है ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले कह रहे वादा रहा बेटा, एक चीज और लिख लो, यहां पर यही लिखो, पहला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर है तो यही लिखो, मेरा सिलेक्शन होगा, और आपकी कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो, ये आप लिख लीजिए, पहले पेज पर ही लिख लीजिए, कवर पेज पर ही लिख लीजिए, अपने दिल पर लिख लीजिए, अपने दिमाग पर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर यह पता होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, जी हां हम डॉक्टर बनेंगे, यह भरोसा आपको अपने अंदर होना चाहिए। अगर आपको यह भरोसा अपने अंदर है तो सारी चीजें, यूनिवर्स की बहुत ताकतें होती है, वो सारी चीजें बोलते हैं ना, सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, तो वो सब आपको मिलाने में लग जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और बस चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है, हार कभी नहीं माननी है, चलते रहना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में। जो आपके काम का है वो बता रहा हूं, है ना, बाकी तो आप CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख ही लेते हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया आपने, अब बना लिए तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो करना है, लोगों को समझाना है। आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुई ऑर्गेनिक में, बहुत कंपाउंड बने, तो उसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तो लिखने का तरीका बनाया वैज्ञानिक लोगों ने कि भैया कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, हेटेरोएटम को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये हेटेरोएटम क्या होता है? सर ये हेटेरोएटम क्या होता है? हेटेरोएटम होता है अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन, है ना, जैसे नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, है ना, हेलोजन मिल जाए, इस तरीके के आपको मिल जाए कार्बन के अलावा। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिगजैग में रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को 2, ट्रिपल बॉन्ड को 3। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अगर कार्बन से जुड़ा होगा तो, अगर हेटेरोएटम से हाइड्रोजन जुड़ा है तो रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लिखे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैं जिगजैग बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो शार्प पॉइंट होते हैं ये कार्बन कहलाते हैं। सर हाइड्रोजन कहां है? बेटा इसके अंदर छुपे हुए हैं। हाइड्रोजन कहां है? इसके अंदर छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं। जैसे अगर आप दिखाना चाहो, सर यहां इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो आप 3H लगा सकते हो, है ना। सर इस वाले पर कितने होंगे? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2H हो जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2H हो जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2H हो जाएंगे, यहां भी 2H हो जाएंगे, और इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3H हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐसे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आपको ऐसे दिखते हैं। अभी मैं हटा देता हूं क्योंकि बॉन्ड लाइन में दिखाते नहीं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चलिए एक और समझ लीजिए, फिर आगे 2 3 आप करेंगे। अगला बताएं जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन है, बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन पर लगा है O और H, हेटेरोएटम का H रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के H रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4। सर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे समय बहुत बचता है। मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखने में टाइम लगाओगे ना, CH3 CH2 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 CH3। तो जब वैज्ञानिक लोग इन सब चीजों को बना रहे थे, तब उस समय उनको पता चला यार बड़ा टाइम लग रहा है ऐसे लिखने में, तो उन्होंने बोला एक काम करो ऐसे लिख दो, देखो 1 2 3 4 5 चलो हो गया, बना लिया आपने। तो जितने भी शार्प पॉइंट है वो कार्बन हो जाएंगे। तो बॉन्ड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बचता है। भाई आप स्टडी कर रहे हो कोई चीज, तो किसी चीजों में समय क्यों खराब करो, अननेसेसरी वाली चीजों में समय क्यों खराब करो। लेकिन हाँ आपको ऐसे भी पढ़ना आना चाहिए, जो कि आता है आपको पढ़ना। सर ये CH3 है, CH2 है, जानते हो आप ये, ठीक है, क्लियर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, बॉन्ड लाइन आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलूं आगे बढ़ूं, आप सवाल सवाल कर लो, है ना, थ्योरी आपकी इच्छा लिखना तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, आप सवाल सवाल कर लो।
ठीक है, अब कुछ सवाल आप करके बता देना मालिक। जी हां, आपके लिए कुछ, आपके लिए कुछ। हेट्रोएटम ये अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ईटीसी। दीपेश जी बहुत बढ़िया, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन, वेरी गुड। चलिए, चलो कुछ सवाल आप कर दो फटाफट से। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कर सकते हैं इसके बॉन्ड लाइन ड्रॉ। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। करिए, ड्रॉ करिए। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाना। जो बोला जाए हाँ ऐसा करना, करना है। मालिक ने बोला करना मतलब करना है। करिए जरा। करिए करिए करिए। क्या लगता है हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, गजब, 30 सेकंड में कर लिया। अच्छा, मैं तो 1 मिनट दे रहा था। बोलो भाई, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं कि सर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है? देखना, 1 2 3 4 5 और 6, ये CHO है। अब आप बोलोगे सर कार्बन को तो आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, लो CHO है ना, CHO एल्डिहाइड होता है, ऐसा दिखता है। लो CHO, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। सर मैं H नहीं दिखाना चाहता, मत दिखाओ, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो चलेगा। लेकिन अपन ऐसे दिखा दें ताकि आने वाले समय में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह भी पता होनी चाहिए तुम्हें। CHO एल्डिहाइड कहलाता है, आगे बताऊंगा, है ना। 1 2 1 2 2 कार्बन, फिर N है, N पर H लगा हुआ है, फिर 3 कार्बन, 1 2 3। देखो ये शार्प पॉइंट जो है वो कार्बन है। इधर बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, C डबल बॉन्ड OH, COH है ये, जानते हो आप, C डबल बॉन्ड OH दिखता है। 1 2 3 4 5 6, शार्प पॉइंट 6 हो गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आसान है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे चलता हूं, कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जैसे डिग्री वगैरह समझ लेते हैं, बहुत आसान है ना। कुछ बेसिक पहले से क्लियर होंगे तब जाके आप IUPAC नोमेनक्लेचर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, डिग्री ऑफ कार्बन क्या कहता है। बहुत आसान है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बोल देता हूं तो ही समझ जाओगे। इतना आसान है कि बोलने से समझ जाओगे। ठीक है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। क्या बोला मैंने? एक कार्बन से, जिस कार्बन को पकड़ के देख रहे हो, जिस पर तुम्हारी नजरें हैं, तो एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। ठीक है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, हो गया, बताओ जरा। इस कार्बन से बताओ कितने कार्बन जुड़े हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, बोलो बोलो भाई। एक कह रहा सर डायरेक्ट COH नहीं लिख सकते, लिख सकते COH, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जरा। एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है मालिक? इस वाले से ये कनेक्टेड है, देखो इस वाले से ये कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है, अगला बताओ, इस वाले को बताओ, इस वाले को, इन सब के बारे में बताना जरा। ये तो आंखों से देख के पता कर लोगे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। देखो इस वाले से 1 2 3 कनेक्टेड है, जी सर। इस वाले से ये कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, 1 डिग्री, है ना। इस वाले से 1 और 1 2 कनेक्टेड है, 2 डिग्री। इस वाले से 1 2 3 4 कनेक्टेड है, 4 डिग्री। इस वाले से 1 कनेक्टेड है, 1 डिग्री, है ना। इस वाले से ये कनेक्टेड है, 1 डिग्री। इस वाले से 1 कनेक्टेड है, 1 डिग्री। क्या ये बात आपको दिख रही है? क्या ये बात आपको दिख रही है? तो आप मुझे बता दीजिए जरा, यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने, बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। देखो
1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, है ना, ये नाम होता है। मुझे बताओ 2 डिग्री कितने हैं? मालिक एक ही दिख रहा है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? मालिक एक ही दिख रहा है। 4 डिग्री कार्बन, जी हां सर 1, देखो 4 डिग्री कार्बन एक। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? बहुत आसान है। यहां पर एक बात और पूछी जा सकती है आपसे, क्या सर 1 डिग्री एच बता देना जरा। 1 डिग्री एच क्या होंगे? अरे बहुत आसान है, 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे वो 1 डिग्री एच हो जाएंगे। अरे भैया 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे वो 1 डिग्री एच हो जाएंगे। जी बताएं, 1 डिग्री कार्बन पे जो एच 1 डिग्री एच, बताओ 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 2 डिग्री एच बता देना जरा मालिक। 2 डिग्री एच 2, 3 डिग्री एच 1, 4 डिग्री एच, अरे भैया पीएच के, डी के एच के, 4 डिग्री एच कहां से हो गए? पागल हो गया? दिमाग खराब है क्या? क्यों भाई 4 डिग्री एच कहां से हो जाएंगे भाई? 4 डिग्री कार्बन का मतलब है 4 कार्बन रहेंगे, तो उसके पास एच थोड़ी रहेंगे। क्यों? ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझे? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप करके बता दो मेरे को। बोलो भाई 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? बोल दीजिए सर। अरे सर बोल दीजिए। अरे बताओ तो, अरे बोलो बोलो, अरे यार बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो जल्दी से, क्या कहते हो? बोलो बोलो। वाह सर क्या लग रहा है? सर बहुत बढ़िया कंपाउंड लग रहा है। चला जाए सर। 1 डिग्री मालिक एक ही दिख रहा है ये, तो 1 डिग्री कार्बन एक, 2 डिग्री 1 2 3 4 5, ये वाला 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब एक, 4 डिग्री नहीं है इसमें, 4 डिग्री इसमें नहीं है, तो 1510 आ गया आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही यही वाला तुमको मुझे पेटीएम करना है, ठीक है? यही वाला 1510 रुपए के लड्डू खिलाने तुमको जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे। कह रहे हो जाओगे तो आप हमें खिला देना। चलिए 1 डिग्री एच बता दें जरा। 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच, 4 डिग्री एच, बोलिए कितने मिलेंगे 1 डिग्री एच? मालिक यहां पर 3 एच मिलेंगे, 3 एच, 3, ठीक है। 2 डिग्री हर एक जगह पे दो 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 दो, अरे दो भाई, अरे दे दो भाई, दो 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 4 दो 6 दो 8 दो 10, 10 बस। यहां एक आएगा और 3 डिग्री एच एक होगा, 4 डिग्री तो होता है पीएच के, डी के एच के, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए कुछ सवाल आपके हैं क्या? आए है क्या बात है, आंसर कर रहे हो? आए है क्या बात है सर, बी समझ नहीं आया, सलोनी, ए सलोनी, इधर तो देखो, इसमें क्या समझ नहीं आया? इस वाले कार्बन से ये कनेक्टेड है, ठीक है। 2 डिग्री देखें जरा, इस वाले से एक और एक दो कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है, बस ये देखना आपको। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर सी इन मीथेन में डिग्री क्या हो? आएगा 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 आएगा, रुक जाओ, अरे रुक जाओ रे, अरे रुक जाओ रे, इतना जल्दी ना चलो। देखो ये आ गया,
आप मुझसे पूछ रहे थे ना अभी, ये हो, यो है यो, यो है यो। आओ जरा, सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं? जिनकी नहीं होती है क्या डिग्री? तुम क्या समझ रहे थे? जिनकी नहीं होती है क्या डिग्री, उनको अपन बोलते हैं सुपर प्राइमरी। मतलब देखने को तो देखो, ईमानदारी से जनता ये कहती है सर 0 डिग्री होना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं 0 डिग्री होना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 0 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वैज्ञानिक लोगों ने बोला 0 डिग्री मतलब लोग फिर उसको टेम्परेचर खेलने लगेंगे, 273 लिखने लगेंगे। वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सही काम किया भाई। अगर वो चीजें तुम्हारे भरोसे छोड़ देते तो तुम सत्यानाश कर चुके होते आज तक, है ना। तो उन्होंने कहा 0 डिग्री वगैरह नहीं तो फिर 273 केल्विन लिखना चालू कर दो ऑर्गेनिक में भी तुम यहां, ठीक है। तो 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला हम इसको सुपर प्राइम में बोल दें। अगर कोई किसी से नहीं जुड़ा है, तो जैसे ये कार्बन है, बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, मान ली एक भी नहीं, तो ये बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। वो ये कहते हैं कि भाई इसी को ही हम मान लेंगे कार्बन, सुपर 1 डिग्री बोलेंगे ये, ठीक है। ये वाला किससे जुड़ा है? किसी से नहीं, मतलब किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। ध्यान से देखना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा, है ना। तो ये 1 डिग्री कौन सा वाला? सुपर। ये हो गया सुपर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल आप बोल सकते हो सर मिथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री, ठीक है। मिथाइल दिख जाए तो वो सुपर वाला, एक कार्बन दिख जाए तो वो सुपर वाला होगा, ठीक है, सुपर वाला हो जाएगा। CH4, इसको तुम सुपर 1 डिग्री की कैटेगरी में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे तुम ये डिराइव कर सकते हो भाई, H हटा के Cl लगा दो, है ना। तो इनको तुम सुपर 1 डिग्री की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक आहे। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने अभी कुछ लिखा लेकिन निकल गया, वो कह रहा है अखंड सिंगल कार्बन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आधे मास्टर तो तुम ही बन गए। अखंड सिंगल कार्बन को हम बोलते हैं, वाह यार बहुत बढ़िया, सुपर प्राइमरी, ठीक है, ठीक आहे। चलिए देखें और बताएं, आगे बढ़ सकते हैं क्या मालिक? आपकी इजाजत हो तो बताइए, मालिक लोग आपकी इजाजत हो तो बताइए। ठीक अच्छे, मेरे पास 3-3 मेंटोस के पैकेट हैं, और ये पता कब से रखे हुए हैं? जब से रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ है। एक बच्चा आया मेंटोस दे के गया। 3-3। चलें आगे बढ़े। क्यों भाई? यस सर, आइए सर, कैसी बात कर रहा सर? अरे सर आओ। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है? बहुत आसान है, डेफिनेशन समझ लो, पढ़ तो लोगे, समझ लो क्या है। आपको पता क्या करना है? इधर आओ मैं बताता हूं, इधर आओ, अरे इधर आओ, बहुत आसान है। OH, इधर देखो इधर, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन की डिग्री पता कर लो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की डिग्री पता कर लो, वो हो जाएगी डिग्री ऑफ एल्कोहल। आओ जरा, तो मेरे को बताओ जरा, OH किससे जुड़ा रहेगा? OH जुड़ा रहेगा इससे, देखिए। तो इस वाले के लिए इसकी डिग्री चेक कर लो, इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो, वही एल्कोहल की डिग्री होगी। बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है? बोलो बोलो, इस कार्बन की डिग्री क्या है? बोलिए 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 बोलिए, अरे बोल दो भाई, इतना गाय शर्मा रहे हो। इस कार्बन की डिग्री क्या है? बेटा ये इन दोनों कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? बताओ ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री, ठीक है। और ये कार्बन अगर 2 डिग्री है, इस पर OH लगा है, तो हम बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अगला देखो जरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री है, और OH जुड़ा है तो
2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर है? बाकी ये सवाल आपको करने, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए भाई, ये आप नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। ओहो ओहो ओहो, नोट कर लो, नोट नोट। दे दें अगले सवाल, अगले सवाल दे दिए जाएं क्या? आइए, आपका इंतजार है। ये सी, डी और ई का आंसर कर दें आप। कौन कौन से डिग्री के अल्कोहल है? यहां 3-3 OH लगे ना, अलग अलग डिग्री बता दो इनकी। 3-3 OH लगे ना, अलग अलग डिग्री बता दो। बोलो भाई, बोलिए भाई, जल्दी से बता दो मेरे को, बोल दो ना जरा, मैं कब से हूं पूछ रहा, जल्दी बोलो। कह रहे इतना बेसिक से मालिक, अब देखो ये चीजें तो समझनी होंगी ना, तभी तो तुम आगे फिर IUPAC में खेल पाओगे। कह रहा मालिक डाउट चेक कर लो, हमने डाउट पूछे हैं, आओ जरा कॉमन में चलें क्या पहले? स्वीटी कह रही सर पहला आपका नाम पोपू मामा कैसे बढ़ा? बेटा अब हम क्या बताएं तुम्हें बेटा, लास्ट ईयर रिएजेंट से रिवाइज करना चालू कर दो। सेकंड केस में 2 डिग्री कार्बन पर 5 कैसे आया? सेकंड केस समझनी है। सेकंड में 2 डिग्री कार्बन पर, सेकंड केस में इसमें 2 डिग्री कार्बन 5 कैसे आया? अच्छा बेटा वो जो रिंग थी ना, देखिए माधवी जी, अरे माधवी जी देखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, अरे देखिए ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है 2 डिग्री, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है 2 डिग्री, ये हो गए 5। ठीक है सर, मेड इजी है तो शॉर्ट नोट सी में ऐड कर लें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसू कह रहे सर जो पिछले साल का नोट्स रखा है फिर से लिखना है क्या? लिख लोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्या करोगे नहीं तो? इतना टाइम बचेगा उसका क्या करिएगा? इतना टाइम बचा है उसका क्या करिएगा? हॉस्पिटल बनाइएगा क्या? अरे इतना टाइम बचा है तुम्हारे पास, दोबारा से पिछले साल नोट्स बना रखे हैं, इस बार शॉर्ट में और नोट्स बना लो, सवाल कर लो, है ना। चलिए आइए, अरे सी वाले का आंसर बतावा। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है तो इसका 1 डिग्री अल्कोहल बोलने लगेगी इसको, ठीक है? क्या बोलेंगे 1 डिग्री? अरे जे वाला कार्बन किससे जुड़ो है गो? 2 कार्बन से जुड़ो है गो, 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा? देखो OH वाला इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हैंगे, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा आंसर। तो जा को आंसर 2 डिग्री अल्कोहल और जे हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सही बात है कि नहीं? अगला डी वाला क्या आएगा इसका आंसर दादा? अरे दादा OH इस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? बहुत आसान है। अगला OH इस कार्बन से जुड़ा है तो क्या तुम इस OH की डिग्री बता सकते हो? ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है, तो क्या मैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकता हूं? सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बता दें, आगे बढ़ जाते हैं। आसान आसान है यार, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ, क्या है इसमें बताओ? तुम अपने दिल से खुद पूछो, खुद तुम खुद फैसला करो, तुम खुद सवाल पूछो अपने दिल से, क्या है इसमें? बहुत आसान है तो। ठीक है, आगे चलें क्या? चलिए भाई, आइए आइए आइए। अरे 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 इसका आंसर कर सकते हो क्या? डिग्री ऑफ फिनॉल, डिग्री ऑफ फिनॉल बोलो भाई। कह रहे सब सही है, वेरी गुड, क्या बात है येड़े। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन को देखो तो ये इन दोनों से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री
और OH लगा है तो 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा करने वालों को गरुड़ पुराण में एक सजा लिखी है जिसको बोलते हैं कुंभी पाकम। 2 डिग्री एल्कोहल नहीं है ये। देखो 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 क्या लिख रहे हो। अरे 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 बेटा ये कहानी हो जाएगी DKH के। दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या? ये एल्कोहल ही नहीं है भैया। अरे मालिक ये एल्कोहल नहीं है, इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल। अरे भैया ये गलती ना करी, जे गलती ना करी भैया। अरे भैया ये जे गलती ना करी भैया। अरे भैया इधर देखो। अरे ये क्या है? ये फिनॉल है भैया। कैसी बातें कर रही हो? इसको फिनॉल बोलते हैं, एल्कोहल नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। एक पूरा चैप्टर ही है इस पे फिनॉल। ठीक है, कह रहे हैं 0 डिग्री फिनॉल। अरे यार वैज्ञानिक ऊपर से देख रहे होंगे तो कहेंगे अरे जी कौन से लोग पैदा हो गए जीवन में। ये फिनॉल है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल नहीं है ये एल्कोहल नहीं है। देखो ये एल्कोहल था, ये एल्कोहल है, लेकिन इसको एल्कोहल नहीं बोलते। ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के किसी पोजीशन पे OH लगाओ उसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते? फिनॉल बोलते। क्या बोलते? फिनॉल बोलते तुम, है ना? ठीक है, ओपी पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोलते हैं हम ओपी पॉइंट। ठीक है, चला जाए। फिनॉलवा है ये, हाँ बहुत बढ़िया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्लुजन की डिग्री क्या है? हल्लुजन की डिग्री क्या है? हल्लुजन, आइए जरा, हल्लुजन की डिग्री क्या है? बहुत आसान है, समझ लो, पढ़ तो लोग समझ लो, इधर आओ।